भाई हम बात करते हैं आज़ादी की, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जस्टिस की, है ना, जनता के अधिकारों की, हम बात करते हैं वोटिंग की, बहुत सारी चीज़ों की हम बातें करते हैं, मीडिया में सुनते हैं और कुछ हम भी उन चीज़ों से अच्छे खासे अवेयर हैं। जो आजकल हमारी जो है गवर्नमेंट कर रही है या अपोजिशन पार्टी कर रही है या ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों से हम बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं। तो यही सारा कॉन्सेप्ट आता है हमारा डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक यानी हमारा रूल, आपका मेरा हम सबका रूल, हम सबकी पावर। तो ये डेमोक्रेसी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्या हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मीडिया का क्या काम है, ये सब हम पढ़ने वाले फटाफट से ओपी स्टाइल में हमारे डेमोक्रेसी चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी के। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चा, अच्छे से बेस्ट तरीके से और शॉर्ट से शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं समझाने की ट्राई करूंगी। देखिए, सबसे पहले भाई डेफिनेशन समझे, उसका कोर आइडिया तो समझे। हम डेमोक्रेसी की बात करें, गवर्नमेंट पावर लाइज विद सिटीजंस वाया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब मैं बोल रही हूं डेमोक्रेसी यानी पावर ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल। अब रूल कहां से करेगी जनता, जनता अपनी पावर शो कहां से करेगी, वोट देके। तो यहां पे जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो सिटीजंस के पास होती है। सिटीजंस के पास मैम कैसे हो रही है, वाया फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है वो वोट दे पाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होती। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आप वुमेन हैं आप वोट नहीं दे सकती, अरे आप लोअर कास्ट के आप वोट नहीं दे सकते। नहीं, आपको 18 और 18+ होना है, उसके बाद आप वोट दे सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड ऑल। ठीक है, बिल्ट ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज। और ये सारी चीजें किसको बताती है, किसको कन्वे करती है, किसको दिखाती है, ये दिखाती है कि कैसे आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम एज इन, अगर मुझे आज अच्छी लग रही है कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहती हूं, मैं दे सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे मुझे लगेगा बीजेपी अच्छा काम नहीं करी तो मैं दूसरी पार्टी को वोट दे सकती हूँ, मैं आपको या कांग्रेस या और भी जितनी पार्टीज हैं उनको वोट दे सकती हूँ। दैट मीन्स आई हैव अ फ्रीडम। कोई मुझे फोर्स नहीं करे कि नहीं भाई जिसको दिया उसी को वोट दो। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वालिटी, भाई इक्वल राइट है। ऐसा तो है नहीं कि आदमियों को बोला जा रहा है आप इनको वोट दो, तो औरतों को बोला जा रहा है कि भाई आपको तो जो हम बोलेंगे उन्हीं को वोट देना पड़ेगा, बाकी जो है मैन किसी को भी वोट दे। ऐसा नहीं, यहाँ पे इक्वल राइट सबको है। गरीब भी वोट दे सकता है, अमीर भी वोट दे सकता है। न्याय, राइट्स एंड ड्यूटीज, है ना, हमारे पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, कुछ हमारी भी ड्यूटीज होती है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। अब इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भाई पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है, तो डेमोक्रेसी के मामले में तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी इंडिया को बोला जाता है। और यहां पर ये सारा जो भी गाइडेंस है, प्रिंसिपल, रूल्स हम जो फॉलो करते हैं, जो हमारे देश में पीस बनी रहती, हार्मनी बनी रहती, किसके चलते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के चलते। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन एनफोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। देखो, एक ऐसी चीज होती है ना कि अरे हाँ मैंने टाइम टेबल अडॉप्ट कर लिया, मैं ये टाइम टेबल अब जो है क्या करूंगी भाई, आपसे यूज करूंगी। अब टाइम टेबल बनकर आना और उसको एग्री कर देना, मान लेना, एक अलग चीज है। अब टाइम टेबल को 2-4 दिन बाद उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना, एक्शन में लाना, एक अलग बात है। तो वही बात है कि अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन एनफोर्स 26 जनवरी 1950 में होगा। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये चीजें आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें से आपको कुछ ना पता हो, फिर भी मैंने जितना बेस्ट से बेस्ट हो मैंने एक्सप्लेन किया। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इतने सारे मेंबर्स थे, क्योंकि संविधान बना रहे हो आप, इतने जो है डाइवर्स जनता को, जो अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हो, तो भाई आपको अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले मेंबर्स तो चाहिए होंगे, जो अपनी ओपिनियंस रखेंगे, जो अपनी जनता की प्रॉब्लम्स को वहां कन्वे करेंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, संविधान बना रहे हो, तो इतने सारे मेंबर्स का होना तो बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। नाउ ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फ्रॉम अर्ली टाइम, क्या ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अभी अभी है, मॉडर्न टाइम से आया है? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या पहला क्या राजा का राज चलता था या क्या चलता था? तो नहीं। अगर हम बात करें आपकी जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, जो परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, आपको पुराने टाइम से ही देखने को मिलती है। स्पेशली अगर हम जैसे बात करें वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में क्या होता था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी, कि मिलजुल करके यहाँ पे फैसला लिया जाता था। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और सोलो जो डिसीजन ले रहा है उसमें डिफरेंस है। मैं हूं, अगर मैं ही सारा फैसला
ले रही हूं, मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो ये काहे की डेमोक्रेसी? नहीं, यहां पर जब आप मिलजुल कर सारे मेंबर्स जो है असेंबलीज में मिलजुल कर डिसीजन ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपने एरिया के मैटर्स को लेके, वॉर बैटल जो भी चीजों के मैटर्स को लेके आप डिस्कस कर रहे हो सभा में, समिति में, विधाता में, ठीक है, और किसी फैसले पर आकर के सब सहमत हो रहे हो, अग्री कर रहे हो, तो यही तो फॉर्म है डेमोक्रेसी का, यही तो बात है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीजें वैदिक पीरियड से ही चली आ रही, सभा, समिति, विधाता के फॉर्म में। अर्ली रिपब्लिकन स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स भी होते थे जो मोनार्की भी थे और रिपब्लिकन भी थे। यूजुअली हम मोनार्की के बारे में ज्यादा सुनने मिलता है, जैसे हम बात करते हैं हमारे राजाओं के राज वाला, जहां पे राजा राज कर रहा है, जो राजा कहेगा वही चीजें होगी, और राजा को कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रखनी, राजा अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। हाँ, वो मंत्री वगैरह लोगों से डिस्कस करता है, लेकिन एक अल्टीमेट डिसीजन राजा के पास होता है। लेकिन क्या कोई रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे? तो जी हाँ, ऐसे थे जिन्हें गण या संघ बोलते थे, जहां पे ग्रुप मिलकर के डिसीजन लेता था, लीडर चुनता था। लीडर केपेबल है तो अच्छी बात है, लीडर केपेबल नहीं होता था उसको हटा भी दिया जाता था, तो ये तो अच्छी बात है। जैसे आज के टाइम की हम बात करते हैं कि भाई जो पार्टी हमने चुनी हमारी जो है अग्रीमेंट से, सहमति से, तो ठीक, अगर काम अच्छा कर रही तो अच्छी बात है, नहीं कर रही तो हम दूसरी पार्टी को जितवाएंगे, यही होता है ना। तो यही अर्ली रिपब्लिकन स्टेट्स के टाइम पे भी देखने को मिलता था। तो यानी पुराने वक्त से ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है। ऋग्वेद में बताया गया है जो है एकयमात्य सुक्तम में क्या लिखा हुआ है? एम्फेसाइज कलेक्टिव थिंकिंग एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। यहां पे अगर आप ये पढ़ेंगे, सुक्तम पढ़ेंगे, तो यहां पे मेंशन है कलेक्टिव थिंकिंग के बारे में कि भाई मिलजुल करके सोचो और सब मिलजुल करके एक पर्पस को यूनिटी के साथ उसको फुलफिल करो। मतलब यहां पे ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ कुछ ही लोग सोच सकते, कुछ ही लोग, आप सब इसके बारे में सोचिए, कलेक्टिव थिंकिंग आप दीजिए, आप अपने कलेक्टिव आइडियाज दीजिए, सबका सुना जाएगा, सबको जाना जाएगा, और यूनाइट होकर के आप किसी पर्पस को फुलफिल कीजिए, ठीक है, अकम्प्लिश कीजिए बेसिकली। तो यहां पे क्या दिखा रहा है? सबको इंक्लूड, सबका इंक्लूजन दिखा रहा है बेसिकली। तो ये पुराने टाइम से चली आ रही हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीजें। क्लियर हो गया? तो जब आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अर्ली टाइम्स में कैसा था, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब फिर से आ जाता है जैसे बुद्ध संघ के बारे में, आगे और भी हैं एग्जांपल्स। जैसे बुद्ध भगवान के टाइम पे जो उनका संघ था, उनको तो भगवान हमने बना दिया है ना, वो तो बस एक आइडिया लेकर निकले थे। प्रैक्टिस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिबेट एंड वोटिंग। वहां पे क्या होता था उनके संघ में? भाई मिलजुल करके किसी भी चीज के लिए डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, प्रॉपर डिबेट होती थी, वाद विवाद होता था कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, जो ऑपोजिट साइड है, जो फेवर में नहीं है, मतलब जो फेवर में नहीं अगेंस्ट में वो बात करेगा, जो फेवर में वो अपने पॉइंट्स रखेगा, ऐसे करके फैसले लिए जाते थे। और वोटिंग भी होती थी, वोटिंग भी होती थी। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई मिलजुल करके यहाँ पे आप जो है, जो आपको सही लग रहा है, जो मेजोरिटी में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। भाई वोटिंग इसलिए हो रही ताकि कंफ्यूजन है, अगर लगता है क्या होगा, तो जो मेजॉरिटी में है उसको चुना जाएगा। तो यहां पे बुद्ध संघ की बच्चा बात की जा रही है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, डिबेट होता है और वोटिंग की जाती है। कॉलोनियल इंपैक्ट की बात करें तो अब जब अंग्रेज आए तो तब क्या हुआ? तब भी ये हाल थे? तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश रूल लिमिटेड पार्टिसिपेशन, है ना। ब्रिटिश रूल जब आया तो हमारा पार्टिसिपेशन में एक रोक लग गई, है ना। हम खुल करके अपने आप को जो है कन्वे नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे बेसिकली, ना अपना पार्टिसिपेशन दे पाते थे। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने जो डेमोक्रेटिक आइडियाज को रिवाइव करा, जब हमारे नेशनलिस्ट जो है आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्हें समझ में आया कि ना हमें बोलने को बोला जाता है, मतलब मौका दिया जाता है, ना यहाँ कोई इक्वालिटी है, ना हमारे साथ कोई न्याय होता है, ना हमारा कोई पार्टिसिपेशन है। तो ये कैसी आजादी? ये कुछ भी नहीं है ना, तो गलत हो रहा है। तो उन्हें समझ में आया कि जब हमारा भारत देश आजाद होगा, जब हम आजाद हो जाएंगे, तब हम इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या आइडियल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर ऐसे इनइक्वालिटी होगी, इनजस्टिस होगा, फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी 1946 में बनी थी अगर बात करें, और लगभग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, है ना, क्या बात की जाती है यहाँ पे, 2 years 11 months और 18 days लगे थे अप्रॉक्स, ठीक है। 2 years 11 months और 18 days, अप्रॉक्स नहीं बोलेंगे तो एग्जैक्ट आपका है, टू ड्राफ्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और इंक्लूडेड आर्टिकल 368 फॉर फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट्स। तो क्या मैम जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स बन गए हैं, लॉज बन गए, जो भी चीजें बन गई, तो क्या वो चेंज नहीं हो सकती? मतलब जो सालों पहले बनी थी वो आज भी है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 368 आर्टिकल के अंतर्गत हमारे जो, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसा
कुछ नहीं है कि जो चीजें थी फिक्स वो वैसी रहेगी। भाई हमारा देश धीरे धीरे जनता बढ़ती है, नीड्स बढ़ती है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 368 आर्टिकल के अंडर ये भी मेंशन था कि आने वाले समय में आप अमेंडमेंट्स भी कर सकते हो, संशोधन भी कर सकते हो, जो कि हुए भी। क्लियर हो गया बच्चा? आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या तो नहीं है किसी को? चलो मैं एक साइड होके इसलिए पढ़ा रही हूं, आपको पता है, आप स्क्रीनशॉट ले सको। अब डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहले पॉइंट्स समझेंगे, पॉइंट्स को रीड करेंगे, उसके बाद आगे पर एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। देखो, पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, सेपरेशन ऑफ पावर बोला जाता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी यहां पे आती है, मल्टी पार्टी सिस्टम दिया जाता है, एंड सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, जो पिछड़े ग्रुप्स हैं, जो बेचारे बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन बच्चा हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये क्या बता रही है? अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल। भाई पॉपुलर सोवरेनिटी यानी हम किसी के अंडर नहीं है, भाई हम फ्री हैं। तो यहां पे जो अल्टीमेट पावर है वो जनता के पास है। वो जनता किसी के अंडर नहीं है कि उन्हें किसी के हिसाब से काम करना है, वो आजाद है ना, वो किसी के भी अंडर नहीं है, पावर उन्हीं के पास है। और पावर शो कैसे करेंगे? भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट के थ्रू, यानी ये वोट कर सकते हैं। वोट कैसे करेंगे? 18+ होना चाहिए, है ना। सीक्रेट बैलेट का हमारे पास ऑप्शन होता है कि किसी को पता ना चले हमने किस पार्टी को वोट दिया, तो ये भी फैसिलिटी हमारे लिए। तो वोट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी पावर शो कर सकते हैं, हमारे डिसीजन यहाँ पे शो कर सकते हैं कि व्हाट डू वी वांट, है ना। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि भाई पॉपुलर सोवरेनिटी है, यानी हमारे पास पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ की बच्चा यहाँ पे बात की जाए तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव इट, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व वाया एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर्स। अब कानून के सामने सब एक बराबर हैं। कानून ये नहीं कहेगा कि अरे कोमल मैम तो मैम है, टीचर है भाई, तो उन्होंने किसी को मार दिया है, किसी का हाफ मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, तो उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। और कोई चोर है तो जो वैसे ही चोरी करता है उसको सजा देंगे क्योंकि वो चोर है, लेकिन मैम तो नॉर्मल थी, मैम तो टीचर है, तो मैम को कुछ नहीं। अगर मैंने कोई क्राइम किया तो मुझे भी वही सजा मिलेगी। मैं अगर गरीब इंसान हूं, मुझे न्याय चाहिए, तो मुझे भी वैसे ही न्याय मिलेगा जो एक आप रिच पर्सन को दोगे। तो यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कानून के सामने सब एक बराबर है, सबको एक जैसा न्याय मिलेगा और सबको एक ही तरीके से सजा मिलेगी। एक ही तरीके से सजा एज इन ये बात नहीं है कि भाई सबको मर्डर पे चार्ज कर दिया है, वो बात नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट की कोई गलती हो, चाहे किसी गरीब इंसान की, है ना, चाहे प्रेसिडेंट को न्याय चाहिए हो, चाहे किसी गरीब इंसान को, सबको सेम तरीके से ही जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। किसी के साथ कुछ इनइक्वालिटी नहीं होगी क्योंकि कानून के लिए सब बराबर है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो हमारे पास राइट्स है, 6 राइट्स है ना, ये हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 14 to 32 के बीच में ये हमें मिलता है। ये हमारी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास राइट टू फ्रीडम है या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दैट मीन्स ये मेरी डिग्निटी को बचाने के लिए, मेरी गरिमा को बचाने के लिए। मानो कहीं मेरे साथ इनइक्वालिटी होती है, बदसलूकी होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोर्ट जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये अधिकार मुझे भाई दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों दिए हैं? क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरी कैरेक्टर पे कोई हार्म ना पहुंचे, मेरी डिग्निटी पे कोई हार्म ना पहुंचे, मेरी फ्रीडम पे कोई हार्म ना पहुंचे, तो इसीलिए मुझे ये दिए हैं, ठीक है, ताकि मैं खुल के जी सकूं इस देश में। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ। कोर्ट इसके लिए मुझे जो है क्या करेगा? मुझे इसके लिए जो है वो प्रोवाइड करेगा, न्याय, जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से। डिवीजन मतलब हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एनफोर्स करते हैं, और जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, न्याय करते हैं। तो यहां पर क्या कर रखा है? पावर को, तीनों की पावर को सेपरेट कर रखा है। बच्चा क्यों सेपरेट कर रखा है? ताकि क्या रहे कि पावर किसी के पास अनलिमिटेड ना रहे, कि जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है या एग्जीक्यूटिव में ज्यादा पावर है तो भाई वो पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर को बराबर बांटा है, साथ में चेक्स एंड बैलेंस भी बना रहता है। चेक्स एंड बैलेंस कि ये लोग एक दूसरे पे नजर भी बना के रखते हैं। मानो कोई नेता गलत करेगा तो भाई कोर्ट में उसके खिलाफ जब कंप्लेंट जाएगी तो जज साहब न्याय करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो लेजिस्लेचर का पार्ट है या ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मैंने कुछ नहीं कह सकता। नहीं, पावर सब में इक्वली बांट रखी है ना। एक दूसरे की कोई गलत कुछ काम ना करे तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखते हैं, ठीक है।
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, है ना, आंसरेबल रहना, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सरकार क्या कर रही है, उनकी क्या नीतियां हैं, उनके बारे में हमारे पास पारदर्शिता होना, हमें सब पता होना कि क्या है क्या नहीं। गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू सिटीजन सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005। ये आरटीआई एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी अगर हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के रूल्स या गवर्नमेंट के बारे में जानना है कि क्या कर रही है क्या नहीं हो रहा है, तो हम आरटीआई के थ्रू वो जानकारी ले सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी है। यानी क्या है? ट्रांसपेरेंसी है ना। जैसे आप लोग कोई बैच जो है परचेज करते हो, कुछ भी करते हो, आप क्या रहते हो यार, किसी स्कूल में आप डेमो लेते हो, किसी कोचिंग में आप डेमो लेते हो ना, आपको पूरा अधिकार है जानने का कि टीचर कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है ना। यानी आपके पास ट्रांसपेरेंसी है कि भाई आपको पता लग रहा है कि ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं नहीं हम अपने बारे में क्यों बताएं, हम नहीं बताएंगे, भाई आपको जानने का पूरा हक है। ऐसे ही गवर्नमेंट जिनको आपने चुना है, जो आपके सेवक है, तो आपके पास वो ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आप जान सकते हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आरटीआई के थ्रू आपको मिलता है। रही बात अकाउंटेबिलिटी की, यानी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, अगर आप उनसे सवाल करते हो तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, चाहे वो मीडिया, चाहे कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे आम जनता सवाल करे। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, नेता ये नहीं कह सकती हाँ मुझे नहीं देना जवाब मैं चला जाऊं, उसको आंसर करना पड़ेगा। वो किसी भी टोन में करे, लेकिन आंसर तो उसे करना पड़ेगा कि क्यों डिले हो रही है चीजें, या कब होंगी, या जो भी अच्छा बुरा सब आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छी फैसिलिटी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। मल्टी पार्टी सिस्टम की बच्चा बात करें तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड पार्टी कोलिशन विद लेस देन 50% सीट्स फॉर्म गवर्नमेंट, अदर फॉर्म अपोजिशन। यहां पे क्या बोला जा रहा है ना, सॉरी ग्रेटर देन, मैं लेस देन बोल रही हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन है, एकदम से मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूं ना, कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये तो हमें ही पता है, मेजोरिटी यानी जो ज्यादा ला रहा है वो मेजोरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास वेराइटी है ना, यू हैव वेराइटी, यू कैन चूज विच एवर पार्टी यू वांट टू वोट। आप जिस पार्टी को भी जो है वोट देना चाहते हैं इनकी सरकार बने, तो इट्स अप टू यू, यू हैव ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। और जीतेगी कौन? ऑब्वियसली जिस पार्टी को 50% से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो हम कहते हैं हमारी 543 सीट्स है, लेकिन रफली अगर मैं ऐसे ही लगा लूं 100 सीट्स है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 51 सीट्स जो है से मेजोरिटी मतलब जो पार्टी जीत रही है वो मेजोरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मोर देन 50% लाई है। अब वो सिंगल पार्टी हो या 2-4 पार्टी मिलजुल कर कोलिशन फॉर्म कर रही हो, वो बात अलग है, पर मोर देन 50% ले आए। ठीक है, और अदर जो होती है, जो रिमेनिंग पार्टी बनती है वो ऑपोजिशन बनती है, और ऑपोजिशन पार्टी वो होती है जो सवाल करती है सरकार से। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन पार्टी का रोल खत्म, भाई लोकसभा में जब आप उनकी डिबेट देखते हो, आपके पास रील्स वगैरह भी आती होगी, आप चैनल्स में भी देखते होंगे, तो दिखता होगा ना कि कैसे ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं होती, उनका रोल बहुत बड़ा होता है ताकि सरकार अपना काम कर रही है नहीं कर रही हो ढंग से करे। Safeguarding the rights of vulnerable groups यानी equitable resource distribution, Article 46 promotes interest and protection of STs and weaker sections। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वल्नरेबल ग्रुप, पिछड़े ग्रुप, जैसे हम एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें, है ना, माइनॉरिटी ग्रुप की बात करें, या हम बात करें वुमेन्स की, तो यहां पर क्या दिया जाता है? आपको सेफ गार्ड दिया जाता है, यानी ऐसा हो कि रिसोर्स सबके पास इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, सबको फैसिलिटी इक्वल तरीके से मिले। तो आर्टिकल 46 के अंतर्गत ये क्या करती है? ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करती है ना। तो ये आर्टिकल भी बनाया गया है कि भाई जो वीकर सेक्शन है, अब वीकर सेक्शन है वैसे ही वो वीक है, तो उनको तो प्रेजेंट करने का खुद को मौका ही नहीं मिलेगा, इसीलिए तो रिजर्व करके रखते हैं उनके लिए सीट। एससी एसटी कैटेगरी के कोटा के लिए सीट्स रिजर्व है। क्यों रिजर्व है? क्योंकि भाई उनके जो लीडर होंगे वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास के हो, लेकिन 9th क्लास से ही कोई लीडर चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा, तो 9th के बिहाफ में 10th वाला कोई खड़ा हो गया, 11th वाला कोई खड़ा हो गया, तो वो क्या उनके लिए काम करेगा? उसको क्या पता होगा कि 9th वालों की क्या प्रॉब्लम है, उनका सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है, मतलब आप समझ रहे हो बात? ठीक है, तो यहां पे इसीलिए वीकर सेक्शन के लिए ऑलरेडी जो है बना के रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, अब मीडिया का भी रोल होता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। हम बोलते हैं मीडिया में ही न्यूज चल रही है, आप जानते हैं ये नेताजी के ऊपर पथराव हुआ है। क्यों? क्योंकि नेताजी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया था, जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया था, जनता बहुत परेशान थी, जनता ने भरोसा करके इनको वोट दिया और आज ये नेताजी अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें, या आपको पता है ये सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम लॉन्च की है जिससे जनता को ये फायदा हो रहा है, बताइए आपको कैसा फायदा हो रहा है। तो ऐसा सुना है ना आपने, तो यानी मीडिया आपको इन्फॉर्म करती है। तो एक तरीके से चौथा, 4th पिलर होता है डेमोक्रेसी का, इन्फॉर्म्स द पब्लिक
पब्लिक रेजेस पब्लिक इश्यूज एंड वॉइसेस, द मास इज कंसर्न। ये हमें इन्फॉर्म करती है, हमारे इशू को रेज करती है कि देखिए आपने वहां पे ब्रिज टूट गया, क्या लगता है सरकार क्या करेगी, इसी के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं शाम 8 बजे, है ना। तो वो हमें इन्फॉर्म करने के लिए, हमारे इश्यूज को रेज करने के लिए, कि हमें भी पता चले, है ना, सरकार भी अवेयर हो कि देखिए उनके बारे में बताया जा रहा है। और जो भी जनताओं की दिक्कत है उनकी आवाज बन करके आती है मीडिया। क्लियर हो गया? तो मीडिया फोर्थ पिलर होता है हमारा डेमोक्रेसी का। आगे बच्चा समझ में? चलो, डेमोक्रेसी के टाइप्स, भाई टाइप्स भी होते हैं। डेमोक्रेसी की बात करें तो एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसमें भी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है। बच्चा अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो यहां पे जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है हमारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जैसे स्विट्जरलैंड। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे देशों में पॉसिबल है। अब एक बात बताओ कि मेरे पास मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली मुझे कुछ बोलना है तो डायरेक्टली आके अपनी बातें मुझे बोल रहे हैं, तो मैं 10 स्टूडेंट्स की बात सुन पाऊंगी। लेकिन वही स्टूडेंट्स 100 हो, 1000 हो, मैं कैसे सुन पाऊंगी इनकी बात? एक बच्चों की बात सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी कंट्री में, यानी स्विट्जरलैंड या जहां पे कम पॉपुलेशन है, मतलब वहां पे चल जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते कि भैया देखो हम तो इतनी करोड़ों लाखों की जनता तो बोल नहीं सकते, एक एक की बात सुनी नहीं जाएगी, तो हम आपको वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं, आप हमारे बिहाफ में बात कन्वे कीजिए कि भैया हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है तो हम एक मॉनिटर को चुन रहे हैं, वो मॉनिटर हमारे बिहाफ में प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से बात करेगा। तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, यानी जहां पर एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होती है। जैसे इंडिया, कनाडा, है ना, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनको लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेही रखनी पड़ती है, उनको बताना रहता है क्या काम है क्या नहीं है, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब अगर लेजिस्लेचर सवाल करती है तो उनको आंसर करना पड़ेगा, यानी वो उनके अंडर उनको चीजें करनी पड़ेगी। अंडर एज इन हमें नहीं बोलेंगे, अंडर भी नहीं बोलेंगे, मतलब उनको वो इग्नोर नहीं कर सकते लेजिस्लेचर को, उनसे उनके साथ जुड़ करके ही काम करना है और उनको आंसर भी करना है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, देखो यहां पे पार्लियामेंट की बात करें तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? अगर हम यहाँ पे बात करें पीएम प्लस जो इनके साथ अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे हमारी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, तो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर की, उनको कोई आंसर नहीं करना लेजिस्लेचर को, इंडिपेंडेंट है। यहां पर जो है प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं ना, प्रेसिडेंट को जनता इलेक्ट करती है, तो यहां पे जो है प्रेसिडेंट जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर के लिए नहीं होते, जैसे यूएसए वगैरह, है ना। हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या हमारे यहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्हें लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ेगा, कलेक्टिवली अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को मतलब एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सरकार का पार्ट है, वो लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनसे इतना वो नहीं रहेगा, है ना। हाँ, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड है तो उनको जो है जनता को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे डेमोक्रेसी के बच्चा टाइप्स है। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडिया लिविंग डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी किस किस तरीके से हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है, क्या क्या हो रहा है, जरा देखिए तो सही कि कितने वोट्स होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है, क्या क्या हुआ है चेंजेस। तो स्केल एंड रीच, अब कितना हमने करा है, तो ओवर 96.8 करोड़ वोटर्स। अगर हम देखें कि भाई अगर 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे तो लगभग 96.8 करोड़ तो हमारे वोटर्स थे। 1+ मिलियन पोलिंग स्टेशन, और पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए थे जो लगभग 1+ मिलियन पोलिंग स्टेशन थे। भाई बनाए जाएंगे ना, इतनी सारी जनता है, वोट के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। इलेक्शंस जो है 22 शेड्यूल लैंग्वेज में बनाए गए, मतलब करे गए, है ना, अलग अलग भाषाओं में, किसको कौन सी समझ आ रही है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस में शेड्यूल किए गए। और क्या किया गया, सिंबल्स का भी यूज किया गया, भाई समझने के लिए सिंबल्स भी करे गए। तो ये धीरे धीरे हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे हम इलेक्शंस को और इजी कर रहे हैं ताकि सबके लिए आसान हो। वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, अब लोकल बॉडीज की बात करें, जो हमारी पंचायत ग्राम सभा की बात करें या हमारी म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, है ना, तो पंचायत में बात करें तो आर्टिकल 243D के तहत इसमें मिनिमम रिजर्वेशन 1/3 कर रखा है ना। मिनिमम रिजर्वेशन यहाँ पे वुमेन्स के लिए, क्योंकि हम वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे मिनिमम रखा ही रखा है कि 1/3 वुमेन रहेंगी यहाँ पे, मतलब उनके लिए रिजर्वेशन है। और ये 21 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड करके 50% कर दिया, पूरा आधा ही कर दिया। देखो वैसे तो कितना था 1/3, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में, लगभग 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको पूरा 50% कर दिया। ये पंचायत की बात है, यानी गांव
गांव में जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती है उसकी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब अर्बन की बात करें म्यूनिसिपैलिटीज की, यानी नगर निगम वगैरह नगर पालिका होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल 24(3)(t), यहाँ पे डी है, 24(3) यहाँ पे टी है, याद रखना। ये मैंडेट करती है कि लगभग 1/3 रिजर्वेशन औरतों के लिए रहेगा, वुमेन के लिए रहेगा यहाँ पे, और 17 स्टेट्स और 1 यूटी में इसको 50% कर दिया है। ये गांव वालों के लिए, ये शहर वालों के लिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यहाँ पे 17-20 तो एक ही था, नहीं नहीं, ये हमें पता है ना, लोकल बॉडी हमारी रूरल जाती और अर्बन जाती उनके अकॉर्डिंग है। वुमेन एंड राइट टू वोट द इंडियन एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें जो है हमें राइट टू वोट कैसे मिला, कब मिला, हमारा क्या जो है एक्सपीरियंस रहा, तो हमें तो भाई 1950 में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तभी मिल गया था। हमें ज्यादा रुकना नहीं पड़ा कि आजादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके 10 साल तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं नहीं वुमेन्स को भी राइट दो। भाई कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ही सोच समझ के बनाया गया था कि वुमेन्स को भी इक्वल प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि वुमेन भी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थी और उन्होंने भी कहा था कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट होना मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हमें इमीडिएटली 1950 में वोट करने का अधिकार मिल गया था। वुमेन की बात हो रही है, जैसे यूके या यूएसए की तरह नहीं कि लगभग 1928 या 1920 में मिला, ठीक है। इन्होंने लंबा स्ट्रगल करा तब जाके नहीं मिला। हमें तो जैसी आजादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, एनफोर्स हुआ और हमें वोटिंग राइट्स यहाँ पे मिल गए थे। क्लियर हो गया बच्चा? चल, चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अब चैलेंजेस भी आते, परफेक्ट तो कुछ भी चलता नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, नहीं। जनरल बैरियर्स, अगर कुछ नॉर्मल जनरल बैरियर्स की बात करें तो इलिटरेसी मतलब यहाँ पे अगर जो वोटर है, जो जनता है बेसिकली, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको ही नहीं पता है यार कि हमारे लिए कुछ अधिकार भी हैं, उसको पता ही नहीं हमारे लिए कुछ लॉज भी हैं, हमारे लिए कुछ आर्टिकल्स भी हैं, उसे पता ही नहीं कि वोट कैसे देना है, तो ये भी दिक्कत आती है। पोवर्टी, गरीबी, भाई वैसे ही आप गरीब सेक्शन से हो, उस सेक्शन से आप काम धंधे में लगे हो, आप कहाँ इन चीजों में जानोगे, करोगे, है ना। तो ये आपको चीजें और वीक करती हैं। रिलीजनिज्म या रीजनलिज्म, या आपके जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो ये सब क्या करता है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे कि भाई इस रीजन से बिलोंग करती है ये सारी चीजें, तो ये इस रिलीजन से, तो वो भी एक तरीके से दूसरी चीजों के प्रति क्या होता है, एक चिड़ या हेटरेड, या हम ऐसा करते कि नहीं हम तो इससे बिलोंग करते हैं, हम इस रीजन से, तो हम एक होता है ना कि वो सपोर्ट इतना क्रिएट नहीं हो पाता, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी हो जाती है, कई बार देखने को मिलता है कि भाई वो वुमेन है या वो मैन है, तो इसमें आपको जो है भेदभाव देखने को मिल जाता है। कई बार सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके चलते जो है लड़ाई झगड़े या दंगे फसाद कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कई बार क्या होता है हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो हम सब एंगेज हैं, वहां पे कई बार हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट के बारे में गलत जो है नजरिया बना लेते हैं, या किसी दूसरी कम्युनिटी के थ्रू गलत जो है अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं जो कि गलत है। तो ये कुछ डेमोक्रेसी में चैलेंजेस आते हैं कि इनइक्वालिटी होना या सामाजिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना, रीजन वाइज ये डिफरेंसेस, रिलीजन वाइज डिफरेंसेस ये होते हैं। अब ऐसे एक और चीज आई थी, इमरजेंसी हुई थी 1975-77 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस का रीजन देके कहा था कि इमरजेंसी लगा दी जा रही है। अब इमरजेंसी में क्या हुआ था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी फ्रीडम, रिलीजन का, एक्सपर्टेशन का, तो उनको क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था कि नहीं अभी इसमें रेस्ट्रिक्शन है, आपको ऐसे कोई अधिकार ऐसे नहीं मिल रहे, फ्रीडम आपकी समझ रहे हो कि वो कर्व कर ली गई, वो रोक दी गई। प्रेस को सेंसर कर लिया गया, मीडिया, प्रेस का काम होता है चीजों को एक्सपोज करना, अब उन्हीं को सेंसर कर लिया, वो कुछ कर ही नहीं सकते। जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स से बात की जाए उनको अरेस्ट करते गए, है ना। अब ऐसे में क्या हुआ, जो जयप्रकाश नारायण थे, जो लोकनायक, उन्होंने जो है बहुत रेजिस्ट करा, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, है ना, और इलेक्शंस फिर हुए 1977 में। तो ये एक चीज को दिखाता है कि चैलेंजेस आते हैं डेमोक्रेसी में, दिक्कतें आती हैं, हर चीज स्मूथली ऐसे नहीं चलती, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करे, चाहे कोई ऐसे बिल्कुल इमरजेंसी की बात करें, ये सब चीजें। तो ये कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस जो बताया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें डेमोक्रेसी एंड यूथ, अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, तो हम कह रहे हैं क्या कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जी हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूथ एंगेजमेंट यानी आपका एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज लाइक एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम्स। अब इससे बच्चे क्या होते हैं, एनएसएस या एनसीसी में ज्वाइन होते हैं, वो लीडरशिप सीखते हैं, वो डिसिप्लिन सीखते हैं, वो देश के प्रति अपनी जो है एक नेशनल, मतलब हम कह सकते हैं एक डिवोशन सीखते हैं, एक लॉयल्टी सीखते हैं, ऑनेस्टी सीखते हैं, है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जानते हो कि क्या सही है क्या नहीं है ना, तो आप आगे चल के आप अच्छा ही करोगे, ठीक है।
फिर बात करें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप वेल इन्फॉर्म्ड रहो, कल को कुछ जो है रील चल रही है, कुछ न्यूज आ रही है, आप उस पर भरोसा करके मत चलो और दूसरे को भी मत फैलाओ, आप पहले जाके उसको जो है रीचेक करो, या उसको आप एक बार डबल चेक करो, या उसको हम कह सकते हैं कंफर्म करो कि भाई हाँ ये बात आई है या ये चीजें हुई हैं, तब जाके दूसरे को आप अवेयर करो। ठीक है, इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो, और लॉज जो कानून बने उनकी रिस्पेक्ट करो, है ना। वही बात है जो रेप मर्डर ये सब हो रहे हैं, यानी लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो भाई इनकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं अगर पढ़ा रही हूं, मैंने तो स्लाइड बना दी, मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो एग्जाम में मार्क्स कहां से आएंगे मेरे, या इतनी सारी वीडियोज या आपके बैचेस खरीदने का मतलब क्या जब आप खुद ही नहीं पढ़ रहे। तो वही वाली बात है कि भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बच्चों, अब हम जब डेमोक्रेसी की बात ही कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी यानी पावर ऑफ पीपल। पावर ऑफ पीपल कब आया? जब हमें आजादी मिली, हमें वोट देने का अधिकार मिला, तो यानी फ्रीडम के बाद 15 अगस्त 1947। अब आ रहा है हमारा 15 अगस्त, और हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 80th इंडिपेंडेंस डे। और अन अकेडमी आपकी फ्रीडम के लिए आपके लिए ला रहा है बेस्ट फ्रीडम सेल, जो अब तक की सबसे बेस्ट सेल है। आपको क्या करना है, मतलब लोएस्ट प्राइस अब आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप देखेंगे, आप अभी एनरोल करेंगे और क्या कोड यूज करेंगे, फ्रीडम कोड का यूज करने के बाद आपको बढ़िया सा डिस्काउंट यहां पे मिलने वाला है। और आप देखेंगे यहां पे फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी 3999 में हो जाएगी, चाहे आप कोई भी क्लास के बैचेस को परचेज कीजिए, चाहे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, कोई भी बैचेस को आप आगे परचेज कीजिए। आपको ये फैसिलिटी बढ़िया आपको कौन दे रहा है? ये अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया। और इसमें भी अच्छी बात क्या है कि आपको 100% फी रिफंड मिल रहा है। मैम ये कब मिलेगा? फॉर 80 लकी विनर्स। क्यों? क्योंकि हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, सो इसीलिए जो भी हमारे 80 लकी विनर्स होंगे, तो उसके बाद उन्हें जब वो पे कर देंगे तो पूरा 100% रिफंड मिल जाएगा। तो जब हम डेमोक्रेसी पढ़ ही रहे हैं, तो इस फ्रीडम सेल का फायदा क्यों ना उठाएं? क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, मिड टर्म आने वाले हैं, है ना। फिर आप आके प्री बोर्ड्स आएंगे, जो बोर्ड्स के स्टूडेंट है वे बोर्ड्स आएंगे, तो क्यों इसका फायदा ना उठाया जाए? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? बढ़िया था कि नहीं था? Unacademy. Let's crack it.